गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग अपराध शीर्षक कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी है प्रकाश मनु की, जिसमें यह बताया गया है कि बचपन में किए गए अपराध को, अगर हम बचपन में कोई अपराध कर देते हैं, गलती कर देते हैं और उसका सही समय पर क्षमा नहीं मांग पाते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक क्षोभ की भावना, पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेखक ने कहानी के द्वारा यही बताया है कि कैसे उसने अपने बाल्यावस्था में एक गलती की थी और उस गलती को जब भी वो याद करता है तो उसके अंदर मानसिक शिथिलता, शारीरिक शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, मानसिक शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। वह पश्चाताप में डूब जाता है, उसके अंतर्मन में खलबली मचने लगती है, वह व्याकुल हो जाता है उस अपनी एक गलती को याद करके। तो कहानी शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि मेरे भाई मुझसे 6 वर्ष बड़े थे। यानी जो लेखक के भाई थे वो लेखक से बड़े थे, 6 वर्ष बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। जब भी लेखक के भाई खेलते थे, खेलने जाते थे, तो लेखक भी उनके पीछे चला जाता था। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। अपाहिज यानी विकलांग थे। उनके एक पैर को पोलियो था। पोलियो एक बीमारी होती है जिसमें शरीर का कोई अंग सही ढंग से काम नहीं करता है, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। लेखक के भाई को एक पैर में पोलियो था, लेकिन लेखक का भाई बहुत ही सुंदर था। वे आसपास के में सबसे अच्छे तैराक थे। जो लेखक के गांव के आसपास के गांव थे, उन गांव में लेखक के भाई सबसे अच्छे तैराक थे। तैराक जो बहुत अच्छा तैरते हैं, ऐसे लोगों को तैराक कहा जाता है। उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। लेखक के भाई को पोलियो होते हुए भी वह बहुत अच्छा तैराक था और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में, यानी जो एक दूसरे से लोग पंजा लड़ाते हैं, उसमें कोई उनको हरा नहीं सकता था। घूसे से एक नारियल और ईंटें तोड़ देते थे। यानी अपने मुक्के से जब आप 5 उंगलियों के ऐसे मुट्ठी बनाते हैं तो उससे वह क्या करते थे, नारियल को तोड़ देते थे, ईंटें को भी वो अपने घूसे से तोड़ देते थे। लेकिन जो लेखक था अपने भाई से बिल्कुल विपरीत था। लेखक बहुत दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा था। चिड़चिड़ा ऐसे बच्चे जो बात बात पर रोने लगते हैं, बात बात पर चिल्लाते हैं, ऐसे बच्चों को चिड़चिड़ा कहते हैं। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। लेखक को अपने भाई से बहुत अधिक ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी, क्योंकि लेखक के भाई के बहुत सारे दोस्त थे, मित्र थे, जबकि लेखक का कोई दोस्त नहीं था। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता। सारे बच्चे एक साथ खेलते, लेकिन लेखक छोटा था, इसलिए दुबला पतला भी था, कमजोर था, इसलिए वह अकेला पड़ जाता था। कोई भी लेखक को हार के डर से अपने टीम में शामिल नहीं करता था, अपनी पाली में शामिल नहीं करना चाहता था। तो लेखक का भाई आकर लेखक की मदद करते। जोड़ी और पाली वाली कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। जब जोड़ी वाली खेल होती थी, यानी 2 लोग एक साथ जब खेल खेलते थे, या फिर पाली वाली खेल होती थी, टीम वाली खेल होती थी, तो लेखक के भाई लेखक को अपनी टीम में शामिल कर लेते थे और दूसरे जो बच्चे होते थे वो लेखक को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेखक को खिलाना नहीं चाहते थे। अक्सर लेखक की वजह से लेखक का भाई हार जाता था, फिर भी
लेखक का भाई कभी भी लेखक से कुछ नहीं कहता। जहाँ तक लेखक यहाँ कर रहा है कि जहाँ तक लेखक को याद है, लेखक के भाई ने कभी उसे मारा नहीं था। यानी लेखक को जो भाई था, लेखक कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं था। यह उस घटना की बारे में अब लेखक बता रहा है कि उस दिन ऐसा हुआ कि मैं भाई के साथ खेलने गया था। लेखक अपने भाई के साथ खेलने गया था। बारिश हो चुकी थी, उस दिन बारिश हुई थी और शाम को ऐसी धूप खिली कि जो शरीर में उल्लास भरा करती है। बारिश का मौसम था, बारिश सुबह दिन में बारिश हुई थी और फिर बारिश के बाद जो धूप फैला हुआ था वह शरीर में उल्लास को भर रहा था, उत्तेजना को भर रहा था। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। जितने भी लड़के थे गांव के और लेखक के घर के आसपास के, सभी गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के हाथ थी। सारे लड़कों के पास लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां थी। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। जो लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे वो पूरी ताकत लगा के, पूरी जोश से गुल्ली को मार रहे थे। गुलाटियां खाते हुए, गुलाटियां खाना मीन्स ऐसे नाचते हुए, हवा में नाचते हुए गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी। सारे बच्चे जोर लगा के, अपनी ताकत लगा के गुल्ली को मार रहे थे और गुल्ली हवा में नाचते हुए बहुत दूर तक जाती थी। लेखक के अंदर इतनी ताकत न थी कि वह इतना, और ना ही वह इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचाता। लेखक पहले ही बताया है कि लेखक दुबला पतला था, कमजोर था, तो लेखक के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह गुल्ली को उतनी दूर तक मार पाता। जबकि वहां बच्चों में होड़ लगी हुई थी। होड़ में एक दूसरे से आगे जाने की चाह थी। सारे बच्चे ऐसी चाहत रखते थे कि उनकी गुल्ली सबसे आगे पहुंच जाए। एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी। प्रतिद्वंदिता मीन्स प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा है। वे चाहते थे कि वो उनकी गुल्ली सबसे आगे जाए, वो जीत जाए। प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी, प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। कोई हारना नहीं चाहता था। गुल्ली डंडे के इस खेल में कोई भी व्यक्ति हारना नहीं चाहता था। यह ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती थी। गुल्ली डंडा का खेल जो होता है उसमें कोई पाली नहीं होती है, कोई जोड़ी नहीं होता है, सब अपना अपना खेलते हैं। हर कोई अकेली अपनी क्षमता के अनुसार लड़ता है, अपनी ताकत के अनुसार। जिसके अंदर जितनी ताकत होती है उतनी ताकत के अनुसार अकेले ही वह खेल खेलता है, लड़ता है, मीन्स खेल में आगे बढ़ता है। लेखक का भाई भी उस खेल में डूब गए थे, यानी पूरी तरह से अपना तन और मन लगाकर वह लेखक का भाई गुल्ली डंडा खेल रहा था। वे कई बार पिछड़ रहे थे, कई बार लेखक के भाई पीछे हो जा रहे थे अन्य बच्चों से, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे। बहुत उनको, जब वो पीछे चले जा रहे थे, अन्य लड़कों से पिछड़ जा रहे थे, तो उनको गुस्सा आ रहा था और अपने गुस्से में पूरी ताकत लगा करके गुल्ली पर और ज्यादा तेज प्रहार करते थे, गुल्ली को और तेज मारते थे। वो मुझे लेखक का भाई यह भूल चुका था कि लेखक भी उसके साथ खेलने आया है और इस वजह से लेखक अपने आप को वहां अकेला महसूस कर रहा था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं आया है। लेखक का भाई जीतने में लगा हुआ था, उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। लेखक का भाई बस खेल में जीतने में लगा हुआ था
उसका जो मस्तक था, उसका जो माथा था, वह बढ़ावा से दहक रहा था, चमक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। लेखक के भाई ने एक बार भी लेखक की ओर नहीं देखा। वह गुल्ली डंडे के इस खेल में पूरी तरह लीन हो चुका था। लेखक को ऐसा लगा कि लेखक का भाई उसे भूल चुका है। वह खेल में इतना डूब गया है कि लेखक को भूल गया है। लेखक कहता है कि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। यानी लेखक कहता है कि ऐसा लगा मुझे पहली बार कि मैं अपने भाई के साथ नहीं हूँ। लेखक कहता है कि मुझे रोना आ रहा था, मेरे अंदर उदासी छा गई थी और मैं ऐसे लग रहा था कि मैं कितना रोऊं। मैं अकेला खड़ा था, अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। लेखक अकेला वहाँ पे खड़ा था और अपनी गुल्ली को लेखक एक पत्थर पर पटक रहा था। लेखक ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। उपेक्षा मीन्स तिरस्कार और ईर्ष्या मीन्स जलन और तिरस्कार की आंच में, आग में झुलस रहा था। तभी लेखक की गुल्ली पत्थर से टकराई और टकरा करके गुल्ली उछली मीन्स ऊपर की ओर आई और लेखक के माथे पर आकर लग गई। लेखक जब पत्थर पर अपनी गुल्ली पटक रहा था, तभी अचानक गुल्ली पत्थर से टकराई और लेखक के माथे पर आ लगी। लेखक का माथा फूट गया, सिर फूट गया और खून बहने लगा। लेखक चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर उसका भाई लेखक की तरफ दौड़ता हुआ आया और इस तरह से जो गुल्ली डंडा का खेल हो रहा था वह बीच में ही रुक गया। लेखक का भाई क्या हुआ कहने लगा और घबरा गया। वह लेखक के माथे को अपनी हथेली से दबा रहा था, लेकिन लेखक का जो गुस्सा था, क्रोध था, वह मिटा नहीं था। उसने अपने भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था, अपने तिरस्कार का दंड देना चाहता था कि उन्होंने खेल में लेखक को क्यों भुला दिया था, क्यों लेखक को नहीं खेलने दे रहे थे अपने साथ। उसने अपने भाई के हाथ को झिटक दिया और खुद छुड़ाकर घर की ओर भागने लगा। लेखक अपने भाई के हाथ को झिटक दिया और अपना हाथ छुड़ा करके वह घर की ओर भागने लगा। लेखक का भाई डर गया और दौड़कर लेखक को मनाना चाह रहा था, लेकिन उसका दायां पैर पोलियो का शिकार था। लेखक के भाई का जो दाहिना पैर था, राइट लेग, वह पोलियो का शिकार था, इसलिए वे लेखक के साथ दौड़ नहीं सकते थे। लेखक के भाई लेखक के साथ दौड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनके पैर में पोलियो था। लेखक का भाई लंगड़ाते हुए दौड़ने की कोशिश किए, लेकिन वह गिर गए। लेखक की कमीज शर्ट, लेखक की शर्ट खून से भीग गई थी। सिर के भाग पूरी तरह खून से लिथड़ गए थे। लिथड़ना मीन्स भीग गए थे, सन गए थे। जैसे ही लेखक की माँ ने लेखक को खून से सने हुए देखा, खून से भीगे हुए बाल और कमीज को भीगा हुआ देखा, तो वह डर गई और रोने लगी। लेखक के पिता भी घबराते हुए घाव पर पाउडर, यानी जो सिर फूटा हुआ था वहाँ पे पाउडर डालने लगे। लेखक रोते रोते माँ से बताया कि लेखक कहता कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है। लेखक यही झूठ बोलता है। वह अपने घर वालों को बताता है, अपनी माँ को बताता है कि उसके भाई ने उसे डंडे से मारा है, जिससे उसका माथा फूट गया है। तभी लेखक देखता कि उसका भाई लंगड़ाते हुए घर चला आ रहा है। वह अकेले है।
उसको आशंका हो गई होगी, वे डरे हुए रहे होंगे। लेखक कहता है कि लेखक के भाई को आशंका हो गई थी कि लेखक कुछ न कुछ जरूर कहेगा घर पे जाकर, और लेखक का भाई डरा हुआ था। वह बार बार कहते रहे, लेखक का भाई बार बार कहता रहा कि उसने लेखक को नहीं मारा है, लेकिन लेखक के जो पिताजी थे उसे दंड देते रहे, सजा देते रहे। लेखक का भाई रो रहा था। वह सच बोल रहा था कि उसने लेखक को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी लेखक के भाई को सजा मिल रही थी। लेखक के भाई अपने पिता के द्वारा मार खा रहे थे, डांट सुन रहे थे। जब लेखक अपने भाई का चेहरा देखा, लेखक को लगा कि लेखक के भाई भी लेखक की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थी। लेखक के भाई की आंखें जो थी वह लाल थी, उसमें करुणा भरी हुई थी, दया भरी हुई थी, कातरता थी, बेचारगी थी, जैसे वह लेखक से याचना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि लेखक सच बोल दे। ऐसा लग रहा था। जब लेखक अपने भाई की तरफ देखा तो लेखक का भाई भी उसकी तरफ देख रहा था। लेखक के भाई की आंखें लाल थी, उसमें दया भरी हुई थी, वह उसकी आंखों में बेचारगी थी, कातरता थी। जैसे लग रहा, लेखक को ऐसा लगा कि वह लेखक से प्रार्थना कर रहे थे कि वह सच बोल दे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेखक कहता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेखक के भाई को सजा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्दी अगर लेखक अपनी बात को बदलता तो शायद उसको सजा मिलती। वह कहता है कि मुझे इतनी जल्दी, लेखक कहता है मुझे इतनी जल्दी अपनी बात को बदलना संभव ही नहीं लग रहा था, क्योंकि क्या पता लेखक को फिर सजा मिल जाती। लेखक डर गया था। यह जो घटना थी लेखक के बचपन की घटना थी। बहुत साल बीत चुके थे, बहुत वर्ष पुरानी हो चुकी थी यह घटना, लेकिन जब भी लेखक इस घटना के विषय में सोचता था तो उसके भाई की कातर आंखें घूरने लगती थी। लेखक के सामने आकर लेखक को घूरने लगती थी। वो कौन सी आंखें थी? याचना करती हुई, प्रार्थना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई आंखें, लेखक के भाई की आंखें लेखक की स्मृति में जाग उठती हैं, और लेखक की पूरी चेतना अपराध बोध से, ग्लानि से, दुख से, बेचैनी से और अपराध बोध से भर उठती है। लेखक कहता है कि लेखक अब वह इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता है। कहता है कि मैं अब इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, इस अपराध की सजा पाना चाहता हूँ। जो उसने बचपन में अपराध किया था, गलती किया था, उसकी वह सजा पाना चाहता है। लेकिन अब तो ना तो लेखक की माँ है और ना ही लेखक के पिताजी हैं, जिनको लेखक सच बता पाता कि उस दिन ठीक क्या हुआ था, उस दिन सच में क्या हुआ था। लेखक का भाई भी क्षमा कर सकता था जिनको लेखक की वजह से, लेखक की झूठ की वजह से सजा मिली थी, सजा भोगना पड़ा था। उनसे लेखक ने घटना का जिक्र ही नहीं किया, जिक्र करना चाहा। कभी लेखक ने उस घटना, पुरानी घटना के बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन लेखक का भाई
लेखक के भाई को भी वह घटना याद नहीं थी, क्योंकि अब वह घटना बहुत वर्षों पुरानी हो चुकी थी। लेखक के माता पिता भी नहीं थे और लेखक जब भी अपने भाई से इस घटना के विषय में चर्चा करते तो लेखक के भाई को अब वो घटना याद ही नहीं थी कि उसी के विषय में वो बात करते। वे लेखक के भाई पूरी तरह से उस घटना को भुला चुके थे, लेकिन लेखक को यह महसूस होता था, बार बार वह घटना याद आती थी और वह सोचता था कि वह अपने इस अपराध के लिए किससे क्षमा मांगे और कौन है जो उसे क्षमा कर सकता था, क्योंकि न तो अब लेखक के भाई को वो घटना याद थी और ना ही उसके माता पिता इस दुनिया में थे जिन्होंने उस झूठी बात के लिए लेखक के भाई को सजा दिया था। तो इसलिए बच्चों, कभी भी हमें कोई काम करने से पहले सोचना विचारना चाहिए, कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारे भीतर अपराध बोध की भावना उत्पन्न होती है, पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब हम उस घटना के बारे में, झूठ बोलने की घटना के बारे में याद करते हैं तो हमारे अंदर पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है। इस पाठ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं पीडीएफ में। इसमें वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, शब्दार्थ दिया हुआ है, उसको आप सभी याद कर लेंगे और जो एक्सरसाइज है वो पीडीएफ में दिया गया है, आप सभी उसको कॉपी पे लिख लेंगे। धन्यवाद।